19th July 2022, the Hindu editorial, Growth and Welfare, तरक्की, विकास तथा कल्याण. Populism might mean different things to different people at different times. Populism यानी लोकप्रियतावाद अलग अलग लोगों को के लिए अलग अलग मतलब रख सकता है अलग अलग समयों पर. In a span of 4 days, Prime Minister Narendra Modi questioned twice the practice of politicians making mindless promises of ever profligate schemes in pursuit of votes and termed it a dangerous trend. 4 दिनों के दौरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार सवाल उठाया पॉलिटिशियंस के राजनेताओं के तरीके पे, उनकी आदत पे कि वो बिना दिमाग लगाए वायदा कर देते हैं पैसा उड़ाऊ स्कीम्स का या बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देने वाली स्कीम्स का बिना किसी योजना के वोट्स के अनुसरण में. और उन्होंने कहा कि ये एक डेंजरस, एक खतरनाक रुझान है. ही हैज़ अ पॉइंट. उनके ऐसा कहने में कुछ मतलब है, यानी वो एक पॉइंट अपना स्कोर कर रहे हैं. In Deoghar, Jharkhand, on July 12, he said it was easy to make populist promises and collect votes through shortcut methods. झारखंड देवगढ़ में जुलाई 12 को उन्होंने कहा कि लोकप्रिय वायदे करना आसान है और शॉर्टकट तरीकों से वोट्स को इकट्ठा करना जो है आसान है. In Jalgaon, Uttar Pradesh on July 16, he added flourish to the argument while linking populist proclivity to a sweet dish and termed it रेवड़ी culture. जालौन उत्तर प्रदेश में जुलाई 16 को उन्होंने अपने इस बहस में और भी एक स्टाइल, एक थोड़ा एक एक तरीका एक तरीके से उन्होंने आर्गुमेंट को रखा. इस लोकप्रियतावाद वाली प्रोक्लिविटी यानी कि जो रुझान है, जो टेंडेंसी है, जो रवैया है लोकप्रियतावाद का, कि उन्होंने उसको जोड़ा एक स्वीट डिश से और इसको शब्द दिया रेवड़ी कल्चर. He also advanced his own development as justice theory. Expressways and power projects providing gas, toilets, and houses in backward areas such as Bundelkhand were all leading to true social justice. उन्होंने अपनी डेवलपमेंट एज जस्टिस यानी विकास ही न्याय है इस थ्योरी को आगे बढ़ाया. उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवेज और पावर प्रोजेक्ट्स, गैस प्रोवाइड करना, टॉयलेट्स प्रोवाइड करना, घर प्रोवाइड करना बैकवर्ड एरियाज में, जो पिछड़े इलाके हैं उनमें, जैसे बुंदेलखंड है, उस सब से एक सचमुच का सामाजिक न्याय हो रहा है. He was challenging the more commonly understood meaning of social justice in the heartland, which is the expansion of rights defined in terms of caste groups. वो चुनौती दे रहे थे जो ज़्यादा कॉमन तरीके से सामाजिक न्याय का मतलब समझा जाता है हमारे हिंदी हार्टलैंड में, जो कि ये है कि राइट्स का एक्सपेंशन हो, एक्सपेंशन ऑफ राइट्स, जिसको कि कास्ट ग्रुप के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है. यानी कि अगर किसी कास्ट को ज़्यादा अधिकार मिल जाए या ज़्यादा रिजर्वेशन उदाहरण के तौर पर मिल जाए, तो उनके रिजर्वेशन का अगर एक्सपेंशन होता है तब उनको लगता है कि हमारा सामाजिक न्याय हुआ है. जबकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सामाजिक न्याय जो सचमुच का होता है वो तब होता है जब हम एक्सप्रेस वे, पावर प्रोजेक्ट्स, गैस, टॉयलेट्स, हाउसेज, ये सब बैकवर्ड एरियाज में प्रोवाइड करते हैं. द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे passes through one of the most underdeveloped regions. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सबसे कम विकसित क्षेत्रों में से होकर गुजरती है. What should be the threshold of precariousness at which state interventions such as free food, jobs guarantees, or cash doles should kick in
to provide social security is a debate long overdue. कौन सी वो दहलीज है, कौन सी वो लिमिट है, कौन सी वो सीमा है खतरे की, प्रिकेरियसनेस यानी डेंजर, खतरा, कितना खतरा तब जब हो जाएगा, तब राज्य हस्तक्षेप करेगा फ्री फूड के रूप में, जॉब गारंटीज के रूप में, या फ्री कैश के रूप में। ये सब चीज़ें कब किक इन होनी चाहिए जिससे कि सामाजिक न्याय प्रोवाइड हो सके, ये एक डिबेट है जो कि बहुत साल से ड्यू है, बहुत समय से ड्यू है। But it should not be forgotten that India is far behind the standards of social security that advanced capitalist democracies guarantee to their citizens. लेकिन ये भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पीछे है उन स्टैंडर्ड से, सामाजिक सुरक्षा के, जिन स्टैंडर्ड्स को जो एडवांस्ड, जो आगे बढ़ गए हैं कैपिटलिस्ट प्रजातंत्र, उन्होंने जिस चीज़ की गारंटी अपने नागरिकों को दे दी थी, जिस सोशल सिक्योरिटी की गारंटी अपने नागरिकों को दे दी थी, उससे भारत बहुत पीछे है। यानी कि अगर भारत बहुत पीछे है, इसका मतलब हमें अगर सामाजिक न्याय लोगों को देना है तो हमको फ्री फूड देना पड़ सकता है, जॉब की गारंटी देनी पड़ सकती है, और और कैश भी फ्री में देना पड़ सकता है, क्योंकि भारत काफ़ी पिछड़ी सिचुएशन में है। Perhaps one reason why politicians are showering voters with doles is the disconnect between overall economic growth and job creation. शायद एक कारण जिसकी वजह से राजनेता वोटर्स के ऊपर बारिश कर रहे हैं डोल्स की, डोल्स मतलब जो फ्री फूड, फ्री राशन और फ्री चीज़ों का। और कारण ये है कि कुल मिला के आर्थिक ग्रोथ और जॉब में, जॉब क्रिएशन में एक डिस्कनेक्ट है, आपस में ये दो चीज़ें जुड़ी नहीं हैं। The notion that growth is the panacea for all development challenges is viewed with increasing suspicion by voters, though they may not articulate in those terms. और ये दिमाग वाली बात कि ग्रोथ ही, यानी अगर जीडीपी हमारा ग्रो कर जाएगा तो वही पैनेसिया है, यानी हर डिजीज का सॉल्यूशन है, हर तरह के विकास के चुनौतियों का, इस बात को बढ़ते हुए संदेह के साथ वोटर्स द्वारा देखा जाता है। हालांकि हो सकता है कि वो इन्हीं शब्दों में उसको ना कहें। The clamor for more state intervention for redistribution and democracy must be viewed against the backdrop of mounting evidence of inequality on the one side and the increasing vulnerability being experienced by classes ranging from white collar workers to farmers on the other. जो शोर उठ रहा है, जो नॉइज हो रहा है कि ज़्यादा राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए जिससे कि जो जो एसेट्स हैं या अच्छी चीज़ें हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो, या जो पैसा है रीडिस्ट्रीब्यूट हो डेमोक्रेसीज में, इसकी जो, इस बात की जो शोर उत्पन्न हो रहा है, इसको इस तरह से देखना चाहिए, इस पृष्ठभूमि में देखना चाहिए कि सबूत बढ़ते जा रहे हैं इनइक्वालिटी की तरफ, और दूसरी तरफ जो कमजोरी महसूस की जा रही है अलग अलग क्लासेस के द्वारा, शुरुआत करते हुए वाइट कॉलर जो वर्कर्स हैं वहाँ से लेके और फार्मर्स तक दूसरी ओर। वाइट कॉलर वर्कर्स यानी जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, और दूसरे वर्कर्स होते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स जो कि मेहनतशील काम या लेबर वाले काम करते हैं। वाइट कॉलर वर्कर थोड़ा ज़्यादा कमा लेते हैं ब्लू कॉलर वाले वर्कर्स से। तो जो वाइट कॉलर वर्कर्स हैं वो भी अपनी कमजोरी बहुत महसूस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फार्मर्स भी कमजोरी महसूस कर रहे हैं। While the situation requires a cool-headed and rigorous inquiry into the development model that the country pursues, many politicians cutting across party lines have resorted to wide-ranging schemes to calm or enthuse voters. जबकि स्थिति को ज़रूरत है कि कूल हेड से और ज़बरदस्त ढंग से इंक्वायरी की जाए अपने विकास के मॉडल के बारे में, जो हमारा देश जिसका अनुसरण कर रहा है, यानी कौन सा वो हमारा विकास का जो मॉडल है, क्या वो सही है कि नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे राजनेता हैं जो हर पार्टी के हैं, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइंस, जिन्होंने बहुत विस्तृत रूप से स्कीम्स का सहारा लिया है जिससे कि वोटर्स को
थोड़ा जोश दे सकें खुशी का, या उनको शांत कर सकें। Besides the quick political gains that they seek, this also preempts any discussion on the existing development paradigm. इसके अलावा कि जो बहुत जल्दी राजनीतिक फायदे जो वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं ये डोज दिखा के, इससे जो भी चर्चा है हमारे मौजूदा विकास के पैराडाइम यानी सोच विचार की, वो भी प्रियम्प्ट हो जाती है, यानी कि वो होने की ज़रूरत ही नहीं होती कि भाई जब लोगों को पैसा मिल जाएगा तो इसके बारे में क्या सोचना है कि हमारा डेवलपमेंट पैराडाइम कैसा है। The Prime Minister would have done better had he opened the debate on the impact of big projects too, rather than concluding that they invariably lead to development and social justice. प्रधानमंत्री को और बेहतर कर सकते थे अगर उन्होंने इस डिबेट को, इस चर्चा को, इस वाद विवाद को खोल दिया होता कि बिग प्रोजेक्ट्स का क्या इम्पैक्ट होता है, इस पर भी विवाद खोल दिया होता, बजाय इसके कि उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये हर हालत में इससे विकास होता है और सामाजिक न्याय भी होता है। इंडिया कैनॉट अचीव इट्स डेवलपमेंटल गोल्स इन एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट कंसिडरेबल स्टेट सपोर्ट। भारत अपने विकास के जो लक्ष्य हैं एजुकेशन में, शिक्षा में, हेल्थ में, स्वास्थ्य में और संरचनात्मक विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उन गोल्स को, लक्ष्यों को नहीं हासिल कर सकता बिना जबरदस्त राज्य के सपोर्ट के, सहारे के। In what conditions does it become dangerous populism that could ruin the financial stability of the state? And when does it function as enabling and empowering welfareism are discussions that are desirable. अब कब ऐसा होगा, कौन सी हालात होंगे जब जो खतरनाक जो लोकप्रियतावाद है वो देश की वित्तीय स्थिरता को खंडर कर देगा राज्य के, और कब ऐसा होगा जब ये एक एम्पावर करने वाला यानी कि सशक्तिकरण करने वाला और मौके प्रदान कर देने वाला और क्षमता प्रदान कर देने वाला कल्याण होगा। इन बातों पे डिस्कशंस यानी चर्चाएं हैं, डिज़ायरेबल हैं, यानी होनी चाहिए कि जब हम डोल दे देते हैं, जब हम फ्री फूड, फ्री राशन, फ्री चीज़ों को प्रॉमिस करते हैं, तो किस हद तक इससे हमारे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता रुइन होती है और किस हद तक इससे कल्याण होता है, इस पर चर्चा होना आवश्यक है। He may have raised the question rhetorically, but Mr. Modi should now lead the conversation on it, involving chief ministers and other actors. हो सकता है मिस्टर मोदी ने इस सवाल को एक रेटोरिक तरीके से उन्होंने उठाया, यानी उन्होंने जब रेवड़ी कल्चर की बात की तो उन्होंने उसकी तुलना करी, तुलनात्मक तरीके से एक एग्जाम्पल लेके उन्होंने इस क्वेश्चन को उठाया। लेकिन मिस्टर मोदी को अब इस कॉन्वर्सेशन को लीड करना चाहिए और इसमें मुख्यमंत्रियों को भी शामिल करना चाहिए और दूसरे एक्टर्स को भी शामिल करना चाहिए। कार्ड बिफोर द हॉर्स, घोड़ा से पहले गाड़ी। पुलिस शुड नॉट अरेस्ट फर्स्ट एंड देन फिश फॉर ए पॉसिबल ऑफेंस। पुलिस को यह नहीं करना चाहिए कि पहले तो किसी को अरेस्ट कर लो और उसके बाद ढूंढने की कोशिश करो कि कोई क्या संभव जुर्म हम बना सकते हैं उसके खिलाफ। Two recent pronouncements, one a judicial order and another a public speech by the Chief Justice of India, have drawn attention to the manner in which the bail law operates in the country. दो हालिया जो जजमेंट्स हुए हैं या प्रोनाउंसमेंट्स हुए हैं, एक जुडिशियल ऑर्डर और दूसरा एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई पब्लिक स्पीच। इन दोनों प्रोनाउंसमेंट्स ने, इन दोनों उद्घोषणाओं ने अटेंशन ड्रॉ किया है, यानी ध्यान खींचा है किस तरीके से बेल का कानून इस देश में ऑपरेट कर रहा है। While the Supreme Court in Satendra Kumar Antil versus CBI has sought to expand the scope for the grant of early bail to those arrested without sufficient cause, the CGI NV Ramanna has bemoaned the injury to personal liberty caused by hasty arrests, hurdles in the way of releasing suspects on bail, and prolonged incarceration of those under trial. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई वाले केस में ये कोशिश की है कि जल्दी बेल देने
को के स्कोप को और विस्तृत किया जाए, उन लोगों के लिए जो जिनको अरेस्ट किया गया बिना पर्याप्त कारणों के। दूसरी ओर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना है, उन्होंने दुख जाहिर किया है कि कितनी चोट पहुंचती है निजी लिबर्टी को, निजी स्वायत्ता को, निजी फ्रीडम को जल्दबाजी में अरेस्ट करने से, या कितने रुकावटें हैं संदेहास्पद लोगों को बेल पर रिलीज करने में, और कितने लंबे लंबे समय तक जो ट्रायल जिनका मुकदमे चल रहे होते हैं उनको जेल के अंदर रखा जाता है बंद करके। The expressions of concern are a timely reminder to regimes that have been using their police powers to crack down on critics, activists, and those not politically aligned with them. जो चिंता व्यक्त की गई हैं वो टाइमली रिमाइंडर हैं उन राज्यों को जो कि यूज़ करते रहे हैं पुलिस के पावर्स को, जिससे कि अपने आलोचकों पर क्रैकडाउन कर सकें, या एक्टिविस्ट जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उन पे क्रैकडाउन कर सकें, और जो लोग उनसे राजनीतिक रूप से उनके साथ एक अलाइनमेंट में नहीं है, यानी कि उनके साथ होके राजनीतिक रूप से नहीं चल रहे हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए पुलिस पावर्स का जो गलत इस्तेमाल किया जाता है, उन रिजीम्स के लिए ये एक रिमाइंडर है। However, there is an irony in courts battling for personal liberty and lamenting indiscriminate arrest on the one hand, but routinely denying bail or postponing bail hearings on the other. लेकिन बहरहाल एक विपरीतता है यहाँ पे, जब कोर्ट्स जो कि निजी स्वायत्ता के लिए, निजी लिबर्टी के लिए बैट कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि निजी लिबर्टी मिले, अपने जजमेंट में भी लिखते हैं निजी लिबर्टी मिलनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो दुख मनाते हैं, और उसी के साथ साथ वो दुख मनाते हैं जो लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है बिना किसी फ़र्क के, कि वाकई वो आदमी अरेस्ट करने योग्य था कि नहीं था, और दूसरी तरफ रूटीन में बेल डिनाई की जाती हैं या वो बेल की हेयरिंग को पोस्टपोन कर दिया जाता है। Nevertheless, the verdict reiterating the major principles in favor of granting bail and laying down constructive guidelines for arrest is quite valuable. लेकिन इसको नज़रअंदाज करते हुए जो ऑर्डर आया है, जो फिर से दोहरा रहा है मुख्य सिद्धांतों को, जो बेल देने के फेवर में है और कंस्ट्रक्टिव गाइडलाइंस ले डाउन कर रहा है अरेस्ट करने की, ये दोनों ही बातें इस वर्डिक्ट में बहुत ही मूल्यवान हैं। तो इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बड़े ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि बेल के रिस्पेक्ट में और इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन और सिद्धांत ये फिर से सामने रख रहा है। फॉर इंस्टेंस, द बेंच हैज कॉल्ड फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर्स टू अडहेयर टू द अवनेश कुमार प्रिंसिपल्स। उदाहरण के तौर पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कहा है, लोगों से ये गुजारिश की है, कॉल फॉर किया है कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो इशू किए जाएं, जिससे कि आर्नेश कुमार वाले केस जो है 2014 के, उसके प्रिंसिपल से अडहेरेंस हो, यानी ये आदेश पुलिस वालों को इशू किए जाने चाहिए, पुलिस के सीनियर अथॉरिटीज़ के द्वारा। Based on Section 41 and 41A of the Code of Criminal Procedure, under which a police officer is required to record reasons for arresting an accused and is expected to issue a notice of appearance in cases involving offences that attract a prison term of less than 7 years. और ये सिद्धांत जो उन्होंने, जिसके आधार पर उन्होंने कहा है स्टैंडिंग ऑर्डर इशू किए जाएं, ये आधारित है सेक्शन 41 और 41A, जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के, जो कि दंड के बाद का जो प्रक्रिया है उसकी संहिता है, अंडर विच, जिसके अंतर्गत कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि अरेस्ट करता है किसी भी एक्यूज को, किसी भी पर्सन जिसके खिलाफ जिसको इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने ऑफेंस किया है, तो उसको रीजंस रिकॉर्ड करने चाहिए, यानी अपने डायरी में, अपने फाइल पे रीजंस को रिकॉर्ड करना चाहिए क्यों अरेस्ट कर रहा है वो, और उससे ये भी अपेक्षा की जाती है कि वो एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस भी इशू करे ऐसे केसेस में जहाँ पर
ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि 7 साल से कम का प्रिजन टर्म अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जहां प्रिजन टर्म अगर उन ऑफेंसेस का 7 साल से कम है, तो एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस भी उनको साथ साथ इशू कर देना चाहिए, कि जिससे कि वो व्यक्ति फलानी तारीख को कोर्ट के समक्ष या पुलिस के समक्ष अपीयर हो जाए, सॉरी, पुलिस के समक्ष अपीयर हो जाए। The verdict has other positive aspects, setting time limits for the disposal of bail and anticipatory bail applications, and underscoring that an arrest must be made only when actually required, or to prevent the accused from fleeing justice or tampering with evidence. और ये जो आदेश आया है अंतिल वाले केस में, उसके कई सकारात्मक पहलू हैं, दूसरे सकारात्मक पहलू भी हैं। ये टाइम लिमिट सेट करता है बेल के मामले को डिस्पोज करने की, और एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशंस को डिस्पोजल करने की, और ये अंडरस्कोर करता है, यानी अंडरलाइन करता है कि एक कोई भी अरेस्ट जो है वो तभी जरूरी की जानी चाहिए जब एक्चुअली उसकी ज़रूरत हो, या किसी अक्यूज को रोकना हो कि वो न्याय से भाग रहा हो, या किसी सबूत से टैंपर कर रहा हो, या छेड़खानी कर रहा हो। In an interesting contribution, the bench has mooted a separate bail act on the lines of the one in the United Kingdom to streamline the bail process. एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रीब्यूशन में, योगदान में, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये मूव किया, यानी आगे बढ़ाया है कि एक अलग से बेल एक्ट पास किया जाना चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा, उन्हीं लाइंस पे जैसे कि यूनाइटेड किंगडम ने भी पास किया है, जिससे कि बेल की प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, उसको स्मूथ किया जा सके। It is indeed true that despite the basics of bail law being quite known, especially that bail is the rule and its denial the exception, there are glaring inconsistencies over who gets bail, who is denied it, and at what stage it is given. ये वाकई में सच बात है कि इसके बावजूद कि बेल के जो आधारभूत स्तंभ हैं या प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक्स हैं बेल लॉ के, वो काफ़ी अच्छी तरह से जाने जाते हैं, खास तौर पे कि बेल रूल है और उसको मना कर देना एक अपवाद है। फिर भी बहुत ही ग्लेयरिंग, यानी कि साफ दिखने वाली इनकन्सिस्टेंसीज हैं, यानी विसंगतियां हैं जो मैच नहीं करती हैं इस बारे में कि किसको बेल मिलती है, किसको बेल डिनाई होती है, और किस स्टेज में उसे दिया जाता है। A separate law may provide a common reference point, but whether it will put an end to the country's unstated rule, show me the man and I will show you the law, will ever fade away. एक अलग से लॉ बनाना हो सकता है कि ये एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड कर दे, मतलब बेल एक्ट पर जाके देखा जा सकता है किसको बेल देनी है, किसको नहीं देनी है। लेकिन क्या इससे इस देश का जो ना कहे अकथित जो रूल है कि मुझे आदमी दिखा दो और मैं तुमको कानून दिखा दूंगा, क्या ये रूल कभी भी फेड अवे होगा? ऐसा लगता है कि यहाँ अलग अलग आदमियों के लिए अलग अलग कानून चल रहे हैं। द स्टेट ऑफ द मैजिस्ट्रेसी ऑल्सो रिक्वायर्स एन ओवरहॉल। मैजिस्ट्रेसी की जो स्थिति है उसको भी ओवरहॉल की आवश्यकता है। Magistrates seem conditioned to authorizing mechanical remand whenever someone is produced before them, and to decline bail as soon as the prosecutor opposes it. Magistrates, ऐसा प्रतीत होता है कि वो, उनका दिमाग ऐसा कंडीशन हो गया है कि वो मैकेनिकल रिमांड, और मैकेनिकली यानी जैसे मशीन की तरह रिमांड को ऑथराइज कर देते हैं, यानी किसी को जेल में भेजने का ऑथराइजेशन दे देते हैं जब भी किसी को उनके सामने प्रोड्यूस किया जाता है, यानी उसको सीधे कस्टडी में वो भेज देते हैं, और बेल को तुरंत मना कर देते हैं जैसे ही जो प्रोसिक्यूटर है, यानी जो मुकदमा चलाने वाला है, उसका खंडन करता, उसको अपोज करता है, यानी उसका विपक्षीकरण करता है। Therefore, it is indeed welcome that the court has made it clear that bail can be considered even without a formal application at the stage of production before the court, or when a person responds to a summons or warrant. इसलिए ये वाकई में स्वागतपूर्ण बात है कि कोर्ट ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि बेल को
तब भी कंसिडर किया जा सकता है, यानी बेल देने को बेल तब भी दी जा सकती है जब औपचारिक रूप से कोई भी एप्लीकेशन नहीं भी की गई हो और किसी भी अक्यूज्ड को कि जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है उसे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, उस स्टेज पर भी बिना एप्लीकेशन के भी बेल दी जा सकती है। या जब भी कोई पर्सन समन्स या वारंट को रिस्पॉन्ड करके कोर्ट में प्रस्तुत होता है और तब भी अगर वो एप्लीकेशन नहीं भी करता तो भी उसके कहने पे ओरल बोलने पर भी बेल उसको दिया जा सकता है। More than the law, the police must first put an end to the practice of reflexively arresting first and then fishing for a possible offense. और कानून से तो ज़्यादा ये ज़रूरी है कि पुलिस सबसे पहले तो इस प्रैक्टिस को ख़त्म करे कि वो एक रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा बिना सोचे समझे एक्शन से पहले तो अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद का जुर्म को ढूंढने की कोशिश करती है। जुर्म को मछली की तरह, जैसे मछली पकड़ने को मछली की ढूंढी आती है, वैसे उसको ढूंढने की कोशिश करती है। The Economic Times editorial for 19 July 2022, Justice and Trimming for Our Bloated Jails. हमारे जेल्स जो कि फूल गए हैं उनके लिए न्याय और ट्रिमिंग यानी उनको उनमें जो कैदी हैं उनका नंबर कम करने की जो आवश्यकता है। ट्रिम करना मतलब छोटा कर देना, जैसे बालों की हम ट्रिमिंग करवाते हैं तो छोटे करवा देते हैं कटवा के। Last Saturday, at a public event, Chief Justice N.V. Ramanna shared his concerns regarding India's large under-trial population, thereby turning the spotlight on an issue underplayed, even neglected. पिछले शनिवार को एक पब्लिक इवेंट में चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने अपना कंसर्न शेयर किया, अपनी चिंता शेयर की भारत की बड़ी अंडर ट्रायल यानी जिन पे मुकदमा चल रहा है ऐसी पॉपुलेशन के बारे में। और उससे उन्होंने स्पॉटलाइट टर्न कर दी एक ऐसे इशू के ऊपर जो कि नॉर्मली जिसके बारे में कम बात की जाती है और बल्कि जिसको निग्लेक्ट भी कर दिया जाता है। इंडियाज प्रिजन्स आर होम टू 3.5 लाख अंडर ट्रायल्स। भारत के जो जेल हैं वो घर हैं 3.5 लाख ऐसे लोगों के जिन पे मुकदमा चल रहा है। 3 out of every 4 prisoners are under trials, according to the prison statistics of India 2020. हर 4 कैदियों में से यानी जिनको अरेस्ट किया था उसमें से 3 पर मुकदमा चल रहा है, दे आर अंडर ट्रायल्स, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2020 के अनुसार। This points to the inefficiency and inequity of the highest order in the criminal justice system that has no place in a mature democracy. और ये पॉइंट आउट कर रहा है कि कितनी इनएफिशिएंसी है, कितनी अबराबरपन है, इनएक्विटी है, सबसे हाई ऑर्डर की इनएक्विटी है, इनएफिशिएंसी है क्रिमिनल हमारे जो क्रिमिनल न्याय सिस्टम जिसके और जिसकी कोई भी जगह नहीं है एक मैच्योर डेमोक्रेसी में, मैच्योर प्रजातंत्र में। ऑन इट्स पार्ट जीओआई एक्नॉलेजेस द प्रॉब्लम और अपने पार्ट पे गवर्नमेंट भी इस प्रॉब्लम को स्वीकार करती है। Speaking at the same conference, Law Minister Kiran Rijiju asked the state legal service authorities to process the under trial prisoners and release those eligible by August 15. इसी कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज से कहा कि वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स यानी मुकदमा जो चल रहा है जिनके खिलाफ उनका प्रोसेस करें और उनको उनमें से जो एलिजिबल हैं उनको रिलीज होने के लिए उनको रिलीज करवा दें बाय August 15. दिस वन टाइम मेजर वाइल वेलकम इज इनसफिशिएंट। ये एक टाइम का जो मेजर है हालांकि स्वागतपूर्ण है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। Systemic change is needed to ensure the poor and marginal have access to legal services and die is not cast against them as a default. सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो गरीब और हाशिए पे लोग हैं उनके पास भी एक्सेस होना चाहिए, यानी पहुंचने का तरीका होना चाहिए लीगल सर्विसेज तक। और डिफ़ॉल्ट में यानी हमेशा हर केस में उनके खिलाफ ही डाई कास्ट नहीं हो जाना चाहिए, यानी जो चौपड़ के खेल में जो हम लोग गोटी चलाते हैं, गोटी हमेशा उनके विपरीत नहीं पड़ जानी चाहिए कि उनको जेल ही हमेशा जाना पड़े जब भी उनको अरेस्ट किया जाता है।
Access to free or affordable legal services, ensuring proceedings, orders, and rulings are available in the local language. Legal aid clinics, informing prisoners of their rights are necessary interventions. फ्री और पेमेंट करने लायक लीगल सर्विसेज के लिए एक्सेस, उन तक पहुंच, ये सुनिश्चित करना कि प्रोसीडिंग ऑर्डर या रूलिंग्स जो है उपलब्ध हों लोकल लैंग्वेज में, और लीगल सहायता के जो क्लिनिक्स हैं जो कि प्रिजनर्स को इन्फॉर्म करें उनके अधिकारों के बारे में, ये बहुत ज़रूरी हस्तक्षेप हैं. रफली 2/3 ऑफ अंडर ट्रायल्स आर अनेबल टू एक्सेस बेल और पेरोल ऑप्शंस. करीब करीब 2/3 जो जिनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है वो बेल या पैरोल के ऑप्शंस को तक नहीं पहुंच पाते. PSI 2020 reports that only a third of the inmates eligible for early release under Section 436A of the Code of Civil Criminal Procedure were released. PSI 2020 की रिपोर्ट्स PSI 2020 रिपोर्ट करता है कि केवल 1/3 जो इनमेट्स यानी जो जेल के इनमेट्स हैं जो कि एलिजिबल हैं अर्ली रिलीज के लिए सेक्शन 436A के अंतर्गत कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के, उनमें से केवल 1/3 को ही रिलीज किया गया था. It is found that while the percentage of convicts in 2020 reduced by 22% from 2019, the percentage of under trials increased by 12%. ये पाया गया कि जबकि जो दोष सिद्ध थे उनका परसेंटेज 2020 में कम होकर 22% हो गया, यानी जितने अंडर ट्रायल हैं जिनके मुकदमे चल रहे हैं उनमें से 22% ही ऐसे बचे जो कि दोष सिद्ध थे और इसलिए वो जेल में थे, और 2019 के मुकाबले में 22% कम हो गया. लेकिन ये फिगर 22% कम हो गई, लेकिन जो जितने अंडर ट्रायल्स थे जो कुल मिला के जो जिन पे मुकदमा चल रहा था उनका नंबर 12% बढ़ गया. द रिजल्ट, और इसका रिजल्ट ये है कि आवर प्रिजन्स आर ओवर क्राउडेड विद अंडर ट्रायल्स. हमारे जो जेल हैं वो पूरे भरे हुए हैं अंडर ट्रायल लोगों से जो इनका मुकदमा चल रहा है. देयर ऑक्यूपेंसी रेट एट द एवरेज डिस्ट्रिक्ट जेल बीइंग एन अनएक्सेप्टेबल 136%. और औसत डिस्ट्रिक्ट जेल में जो ऑक्यूपेंसी का रेट है, जो उनके जिनके जितने लोगों को वो ले सकते हैं उसके मुकाबले में 136% भरे हुए हैं जेल. इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नीड्स एफिशिएंसी. भारत का जो क्रिमिनल न्याय सिस्टम है उसको एफिशिएंसी की जरूरत है. जो दंड न्याय का सिस्टम है उसको एफिशिएंसी की जरूरत है, बट एफिशिएंसी मस्ट नॉट ओवरराइड एक्विटी और जस्टिस. लेकिन एफिशिएंसी का मतलब ये नहीं है कि हम एक्विटी या न्याय, एक्विटी यानी सब एक्विटी, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी हर व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर है, या न्याय के ऊपर नहीं जानी चाहिए एफिशिएंसी. वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो फॉर द सिस्टम टू फाइंड इट्स मोरिंग्स. हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है इसके पहले कि हमारा सिस्टम जो है वो ऐसी नाव बने जो अपनी मोरिंग्स ढूंढ ले. यानी मोरिंग्स वो जगह होती है जहाँ पे शिप अपना एंकर कर पाता है, अपने आप को अपना लंगर डाल पाता है. तो लंगर कहाँ डालना है वो ढूंढना पड़ता है शिप को उस जगह को. तो वही है सिस्टम हमारा भी लंगर डालने की जगह को ढूंढ रहा है और बहुत लंबी यात्रा अभी तय करनी है.